हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग सेंट्रल फोर्स मोशन में आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने सेंट्रल फोर्स मोशन में जो इक्वेशन इन्वॉल्व होती है, जो इक्वेशन किसी भी पाथ को रिप्रेजेंट करती है, उसका हमने एक्सप्रेशन निकाला था और वो कुछ इस तरह से आया था कि R इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 1 माइनस ई कॉस थीटा। याद है? जहाँ पे आर नॉट जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, एल स्क्वायर बाई एम के। ठीक है। और ई क्या है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, ठीक। ये सिंपल एक कांस्टेंट है, एल की एक फिक्स वैल्यू के लिए सिंपल एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है। इसेंट्रिसिटी पे सारी बातें निर्भर करती हैं कि किस तरह, और यहाँ पे के क्या था याद है, जो मैंने लिखा था कि एफ इज इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ लिखा था, उसमें ये वाला के है हमारा। ठीक है। तो इस तरह से बातें आई थी और यहाँ पे इसेंट्रिसिटी पे सारी बातें निर्भर कर रही थी कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग हमारा पाथ जो होगा वो क्या है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसेंट्रिसिटी की तीन वैल्यूज यहाँ पर हम लेंगे। ई की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, ई की वैल्यू लेस देन 1 है, तो वहां पर जो पाथ आएगा दैट विल बी इलिप्टिकल पाथ या एलिप्स। दैट विल बी एलिप्स। अगर ई की वैल्यू 1 है, तब जो पाथ आएगा उस केस में जो पाथ आएगा दैट विल बी पैराबोला। क्या चीज? पैराबोला। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ई की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो वहां पर जो पाथ आएगा दैट विल बी हाइपरबोला। चीज हाइपरबोला। ठीक है। तीन तरह के पाथ हमारे सेंट्रल फोर्स मोशन में पॉसिबल होते हैं, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, डिपेंडिंग ऑन द इसेंट्रिसिटी एंड डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी। अच्छा, इस इलिप्स के लिए जो एनर्जी थी वो क्या थी? इलिप्स के लिए जो एनर्जी थी दैट वाज लेस देन 0। पैराबोला के लिए जो एनर्जी थी दैट वाज टोटल एनर्जी वाज 0। ठीक है। और हाइपरबोला के लिए ई वाज ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 0। ठीक है। ध्यान रखना किसमें ग्रेटर देन 1 है, किसमें ग्रेटर, ये सारी चीजों को मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाया था, कहाँ पे किस तरह से आ रहा था। वहां पर जो मैंने इस तरह का एक ग्राफ बनाया था, इस तरह का एक जो ग्राफ था उसमें ये था कि यहाँ पर अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो सिर्फ एक तरफ बाउंड होगा, दूसरी तरफ बाउंड नहीं होगा। वहां पे कुछ हाइपरबोलिक पाथ इस टाइप का बन जाएगा, हाइपरबोलिक इस टाइप का पाथ बन जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर एनर्जी 0 है तो वहां पर पैराबोलिक पाथ बन जाएगा, और अगर एनर्जी यहाँ कहीं पर है, इस जगह पर कहीं पर है, तो वहां पर देखो दोनों तरफ से बाउंड होता है, तो वहां पर हमारे पास इलेप्टिकल पाथ बन जाता है इस तरह से। और अगर इलेप्टिकल पाथ बन रहा है तो उसके लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1, और एनर्जी की वैल्यू क्या है? लेस देन 0। यहाँ तक बातें क्लियर है? ये हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी बातें करी थी, ये बातें आपको सिखानी थी मुझे। ओके, ये छोटी छोटी सी बातें अपन कर चुके। अब धीरे से और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। कल हमने काफी बातें करी थी और आज बात करेंगे थोड़ी सी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सेंट्रल ऑर्बिट की। अगर कोई भी एक पार्टिकल है वो सेंट्रल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, वो एक सिंपल सेंट्रल फोर्स मोशन के अंडर में है, तो वहां पर जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है किसी भी पर्टिकुलर पाथ के लिए, उसका जनरल इक्वेशन क्या आता है उसको समझने वाले हैं। ठीक है, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ पर एक छोटी सी चीज और आपको याद रखनी है कि इसेंट्रिसिटी को अगर हम एनर्जी के टर्म्स में लिखना चाहें तो उसका एक एक्सप्रेशन होता है जो काम आने वाला है, उसको लिख लेते हैं अभी। ठीक है। सिंपल एक्सप्रेशन होता है जो एनर्जी, इसेंट्रिसिटी का एनर्जी के टर्म्स में वो होता है, E इज इक्वल टू 1 प्लस 2EL स्क्वायर बाई एम के स्क्वायर। अभी सिंपल इसको लिख लो, इसकी जरूरत पड़ने वाली है अभी अभी। ठीक है। एनर्जी और इसेंट्रिसिटी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे की चीजों में इसको हम किस तरह से इन्वॉल्व करेंगे। काफी फिजिकल चीजें समझेंगे धीरे धीरे। पहले से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को धीरे से पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है ना, धीरे से क्या अच्छे से इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर हम इसको और अच्छे से विजुअलाइज करेंगे उसमें। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे की बातों पे चलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सेंट्रल ऑर्बिट, क्या चीज? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। मैं इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में इस वजह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सेंट्रल फोर्स मोशन अगर आप सीख रहे हैं तो उसको जितना आप अच्छे से विजुअलाइज करेंगे, आपको जो प्रैक्टिकल लाइफ है
उसमें चीजें उतनी आसानी से समझ आएंगी कि मतलब वास्तविकता में जो सन और अर्थ का जो रिलेशन है उसमें किस तरह की चीजें इन्वॉल्व हो रही, किस तरह से उसका इक्वेशन हम समझेंगे, है ना, किस तरह से उसकी वेलोसिटी हम निकालेंगे, किस तरह से वहां पर हम पाथ को फील करेंगे, कहाँ पर हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो किस तरह से कंजर्व है, तो आर मैक्सिमम आर मिनिमम, इन सारी चीजें कहाँ से आएंगी उसको समझने में ये काफी हेल्प करती हैं चीजें। ठीक है, अच्छा भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सेंट्रल ऑर्बिट, इसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। याद करो मैंने कल आपको वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन बताया था रेडियल कोऑर्डिनेट में, सॉरी वो जो आपका पोलर कोऑर्डिनेट में। ठीक है, क्या आया था, v इज इक्वल टू आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, ये आया था। मैंने आपसे बोला था कि इससे एक्सेलरेशन को निकालना है जिसका यूज हम लोग आगे करने वाले हैं। तो अगर आपने नहीं निकाला है तो मैं जल्दी से थोड़ा सा इसको निकालने का प्रयास करता हूँ। क्या आएगा, dv बाई डी टी, सही कर रहा हूँ, देखते रहना, कैलकुलेशन चेक करना, डिफ्रेंशिएट कर दो, आर डॉट डी आर कैप बाई डी टी प्लस आर कैप डी आर डॉट बाई डी टी प्लस आर थीटा डॉट डी थीटा कैप बाई डी टी प्लस आर थीटा कैप डी थीटा डॉट बाई डी टी प्लस थीटा डॉट थीटा कैप डी आर बाई डी टी। क्या डिफ्रेंशिएट करने में समझ आएगा, कोई दिक्कत इसमें, सारा टाइम से हमने डिफ्रेंशिएट कर दिए। ओके, थोड़ा सा इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आया था, डी आर कैप बाई डी टी, डी आर कैप बाई डी टी हम लोगों ने सॉल्व किया था। क्या आया था ये हमारे पास, ये आया था हमारे पास कुछ थीटा डॉट थीटा कैप के बराबर आया था, जहां तक मुझे याद है डी आर कैप बाई डी टी, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या आया था, थीटा डॉट थीटा कैप के बराबर। ओके, तो क्या आ गया यहाँ से, आर डॉट थीटा कैप प्लस आर डॉट आर कैप, सॉरी आर डबल डॉट, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हुआ तो आर डॉट का क्या हो गया, आर डबल डॉट प्लस आर, सॉरी इंटू आर कैप, प्लस ये क्या आ गया हमारे पास, डी थीटा कैप बाई डी टी, इसको हम नहीं निकाले थे, इसको हम लोगों ने निकाला था। याद करो, आर कैप क्या था हमारे पास, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और थीटा कैप क्या था हमारे पास, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, तो जब हम डी थीटा कैप बाई डी टी करेंगे, डी थीटा कैप बाई डी टी करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से, डी थीटा कैप बाई क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर ले लेंगे, साइन थीटा जे कैप, और थीटा डॉट दोनों में आएगा वो बाहर निकल लेंगे, थीटा डॉट बाहर कर लेंगे। क्या आ गया यहाँ से, ये आ गया माइनस का, ये क्या हमारे पास आर कैप, ये क्या हमारे पास आर कैप इंटू थीटा डॉट। ठीक है, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, आर कैप इंटू थीटा डॉट, तो क्या आ गया हमारे पास, आर थीटा डॉट स्क्वायर, थीटा डॉट का स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, तो यहाँ पे एक माइनस है, उसको माइनस को आगे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ओके। ये फिर क्या आ गया, प्लस आर इंटू डी थीटा डॉट बाई डी टी, डी थीटा डबल डॉट हो गया, ये थीटा डबल डॉट इंटू थीटा कैप, प्लस ये क्या आ गया हमारे पास, थीटा डॉट आर डॉट थीटा कैप। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, आर कैप वालों को एक साथ कर लो, थीटा कैप वालों को एक साथ कर लो। क्या आ जाएगा यहाँ से, आर कैप वाला कौन सा टर्म है, ये है और ये है, यहाँ से क्या आ गया, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप प्लस थीटा कैप वाला ये है और ये है, ये दोनों सेम है, आर कैप सॉरी आर डॉट थीटा डॉट, आर डॉट थीटा डॉट, तो और ये वाला अलग है, कौन सा था, ये वाला आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट थीटा कैप। ये होता है एक्सीलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट, एक्सीलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं इसमें। मैंने आप सोच रहे हो कि इतनी लंबी मैथमेटिक्स क्यों, कि देखो यार, अगर सीखना है ना कोई चीज तो आपको काम करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो फिर ये है ऊपर ऊपर से सीखते रहो, क्या ही फायदा है करने का। बात समझ आ रही है ना मेरी, आप देखने को तो यहाँ पे आपको 50 वीडियो सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर, बट फील किस तरह से करना है चीज़ों को, क्यों हम लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, समझ में भी तो आना चाहिए ना कि वास्तविकता में हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन। अच्छा, ये एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, देखो ध्यान से, एक्सीलरेशन में पता हो गया। ठीक, अब हमको ये पता है कि अगर कोई पार्टिकल्स एक सर्कुलर ऑर्बिट में, सॉरी सर्कुलर में, एक किसी भी आप सेंट्रल फोर्स मोशन के अंडर में वो मूव कर रहा है, कोई भी सेंट्रल ऑर्बिट में मूव कर रहा है,
अगर एक पार्टिकल सेंट्रल ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये इतना तो हमको पता है। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, ओके। हमें करना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी। अच्छा 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 अच्छा, इसका मतलब ये है, थोड़ी सी पहले जगह बनाते हैं फिर आपको मतलब समझाते हैं। ध्यान से देखो इधर कि मान लो ये कोई इस तरह से पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। ये कोई एक सेंट्रल ऑर्बिट है, ये हमारी एक्स एक्सिस है नॉर्मली, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ओके। ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। मान लो किसी पॉइंट पी पर यहाँ पर है वो, ठीक है। ये इसका रेडियस वेक्टर हो गया आर, और ये क्या हो गया, थीटा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन ये है, और अगर ये सेंट्रल फोर्स मोशन के अंडर मूव कर रहा है, क्या ये आर कैप है, इस पे फोर्स कितना लगता है, एफ आर इज इक्वल टू एफ आर आर कैप, ये फोर्स होता है। अच्छा, ओके। एक बात और कि ये जो फोर्स होता है ये किस डायरेक्शन में होता है, ये जो फोर्स होता है किस डायरेक्शन में, क्या केवल रेडियल डायरेक्शन में होता है, यानी इसके पास जो ये जो फोर्स लग रहा है ये केवल रेडियल डायरेक्शन में है, केवल रेडियल डायरेक्शन में, और रेडियल डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये है कि इसका जो इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो एक्सीलरेशन होगा, इस फोर्स से करस्पॉन्डिंग जो एक्सीलरेशन होगा वो भी रेडियल डायरेक्शन में होगा। और रेडियल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन क्या होता है, ये, और ये किसका हो गया, टेंजेंशियल डायरेक्शन का, ये किसका हो गया, टेंजेंशियल डायरेक्शन का, ओके। तो अगर ये रेडियल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन है तो क्या हम फोर्स को लिख सकते हैं कि मास इनटू एक्सीलरेशन बराबर फोर्स, करेक्ट है। एक्सीलरेशन रेडियल डायरेक्शन वाला ए आर, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, ए आर की वैल्यू क्या है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बाई एम, एफ बाई एम। यहां तक कोई दिक्कत, पक्का, क्या बात समझ आ रही है, ओके। एफ बाई एम, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, या तो कल मैंने एक चीज आपको सिखाई थी कि एंगुलर मोमेंटम जो था वो क्या था, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, और ये किसके बराबर आया था, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आया था, क्या ये कांस्टेंट आया था, ओके। इसका मतलब क्या है कि हम अगर आर स्क्वायर थीटा डॉट की बात करें, आर स्क्वायर थीटा डॉट की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एल बाई एम, एल बाई एम। इसमें कोई दिक्कत, पक्का, इसको डाल दो, इसको याद रखना, मतलब बेसिकली कुछ भी इक्वेशन नंबर 1 रख लो, इसका काम आने वाला है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, अच्छा भाई, ठीक भाई। अब एक काम करो, यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू लिख लो, थीटा डॉट की वैल्यू कितनी आ गई, एल बाई एम आर स्क्वायर, ठीक है। डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, ओके। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। वो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अच्छा, अब इसको मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, ओके। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे हम मानेंगे, लेट अस सपोज लेट आर इज इक्वल टू 1 बाई यू। ऐसा क्यों करते हैं, ये जो टर्म हम लोग यू इंट्रोड्यूस करते हैं सिर्फ कैलकुलेशन को आसान करने के लिए होता है, इक्वेशन को थोड़ा सा सरल बनाने के लिए होता है, ताकि हम उसके रेसिप्रोकल के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे आर को, हम उसके रेसिप्रोकल के फॉर्म में यू के फॉर्म में लिख देंगे तो इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाती है, नथिंग एल्स। बात समझ आ रही ना, और इसके अलावा कुछ भी इसका उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट करो, टी के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी, करेक्ट है, करेक्ट है। या आप इसको थीटा के, नहीं थीटा नहीं, डी आर, हाँ ठीक है, चलो टी के रेस्पेक्ट में ही करते हैं। इस वजह से चेंज करने की कोशिश करो, इसको ऐसे लिखने की कोशिश करो, माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, ओके ओके। यहाँ से देखो डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी बाई डी थीटा डॉट ही तो होता है, इसकी वैल्यू उठा के रखो, क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा, डी यू बाई डी थीटा इंटू एल बाई एम आर स्क्वायर, करेक्ट है। यू स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल ही तो है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई यू स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से डी स्क्वायर आर डी टी आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एल बाई एम तो कांस्टेंट है, माइनस एल बाई एम कांस्टेंट है, इंटू डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी थीटा
बाई डी टी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सही किया मैंने थीटा का, हाँ ठीक है। फिर से इसकी वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर दो और थीटा डॉट की वैल्यू वहां से उठा के यहाँ पुट कर दो। क्या आ जाएगा आप सॉल्व करके लिखते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिखते हैं, इसको मैं साफ कर रहा हूं इधर। आर डबल डॉट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये माइनस एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, माइनस आर, इसको u के टर्म्स में चेंज कर दो तो क्या होगा u स्क्वायर, माइनस आर का क्या होगा 1/u, तो माइनस 1/u इंटू थीटा डॉट स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा r पावर 4 और ऊपर जाएगा u पावर 4 इज इक्वल टू f बाई एम कुछ कैंसिल हो रहा है, शायद कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, m कैंसिल हो गया। ठीक है, और तो कुछ कैंसिल होता दिख नहीं रहा, कुछ कॉमन मिल रहा है हमें। कॉमन क्या मिल रहा है, माइनस एल स्क्वायर बाई एम यू स्क्वायर हमें कॉमन मिलता हुआ दिख रहा है। अंदर बचेगा यहाँ पर डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से u स्क्वायर हमने कॉमन लिया, यहाँ u स्क्वायर बचेगा और u से एक u मर जाएगा, बचा क्या u प्लस u बचा है ना, कुछ और तो बचा नहीं, बाकी कॉमन हो गया, इज इक्वल टू f। ठीक है, क्या आ गया यहाँ से डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एम माइनस एफ एम इंटू एल स्क्वायर यू स्क्वायर। ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सेंट्रल ऑर्बिट, ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सेंट्रल ऑर्बिट। थोड़ी सी मशक्कत करी, थोड़ा सा चीज़ों को सॉल्व जब किया तो समझ आया कि अच्छा वास्तविकता में निकलता कहाँ से, वास्तविकता में कहाँ से जाता है, इसकी रियलिटी क्या है, ये आता है हमारे पास इक्वेशन। जनरली आपको जब पढ़ाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा ये इक्वेशन बता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज़ बता रहा हूँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पीडल फॉर्म क्या होता है, हालांकि इसको आप मैथमेटिक्स में ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। पीडल फॉर्म का मतलब क्या होता है, पीडल फॉर्म का सिंपल मतलब होता है कि आप इसको चेंज करके लिखोगे पी और थीटा के फॉर्म में। पी और थीटा का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास ये सेंट्रल ऑर्बिट था, समझना ध्यान से, ये सेंट्रल ऑर्बिट था। ठीक है, मान लो ये पॉइंट पी था। ठीक है, हमने पी पॉइंट था, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, ये पॉइंट पी था। ठीक है, और यहाँ पे हमने टेंजेंट खींची, ठीक है, यहाँ पर जब हमने टेंजेंट खींची तो टेंजेंट पर ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर डाला, इस परपेंडिकुलर की लेंथ को बोलते हैं पी, स्मॉल पी से दिखाते हैं इसको। ठीक है, और टेंजेंट और इस रेडियस वेक्टर आर के बीच में, इस टेंजेंट और रेडियस वेक्टर आर के बीच का जो एंगल होता है इसको हम फाई से दिखाते हैं। ठीक है, ये फिगर जरूर बना के रखना, काम आएगा भी। ठीक है, ये पी है, ये फाई होता है। ठीक है, तो पीडल फॉर्म क्या होता है, इस इक्वेशन को हम चेंज कर देते हैं पीडल फॉर्म में। थोड़ा सा वहां पे और कैलकुलेशन होती है, उसको मैं नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ। वो आपके पास आता है कुछ करके इस तरह से कि एच स्क्वायर बाई, जो मैं अभी सॉल्व करके बताता हूँ, एच स्क्वायर बाई पी क्यूब इंटू डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू एफ माइनस एफ। एक मिनट रुकना, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ कि क्या आएगा। एफ बाई एम, ये आ जाएगा आपके पास एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, एक मिनट रुकना, जस्ट अ सेकेंड, एल स्क्वायर 1 बाई पी क्यूब इंटू डी पी बाई डी आर, और ये आ जाएगा आप माइनस एफ एम बाई एल स्क्वायर। ये होता है पीडल फॉर्म। क्या होता है, मैं ऊपर फिर से एक बार लिखे दे रहा हूँ सही से इसको, 1 बाई पी क्यूब इंटू डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस एफ एम बाई एल स्क्वायर। तो ये आप देख रहे हो कि हमने पी और आर के फॉर्म में लिखा हुआ है इक्वेशन, इसको बोलते हैं पीडल फॉर्म। इससे देखो, आपको किसी भी बुक में जो क्वेश्चन, किसी भी बुक ले लो, किसी भी आप क्वेश्चन, मतलब कहीं पर भी आप ले लो, आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं वो इससे कराए जाते हैं, XYZ कहीं पर भी, गारंटी सहित बोल रहा हूँ, गारंटी सहित। ठीक है, कोई अभी दिखा दे मुझे कि अगर क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व किए गए 100 रुपए नगद इनाम दूंगा। ठीक है, गारंटी है। ठीक है, बट मैं आपको क्वेश्चन से सॉल्व कराऊंगा,
क्यों? क्योंकि वो इजी मेथड है, बट कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं करी गई है कि क्वेश्चन को इससे भी सॉल्व किया जा सकता है। दैट इज अ लिटिल बिट ट्रिकी मेथड, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, लेकिन मोस्टली आपको क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कराए जाते हैं। IIT जैम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वो भी इसी से सॉल्व किया हुआ है, सिंपल सा। लेकिन अपन उसको उसको इस मेथड से, पीडीएल फॉर्म से 2 लाइन में सॉल्व करेंगे। पीडीएल फॉर्म क्यों करते हैं? सिंपल इसी को हमने इसमें चेंज किया है, केवल यहाँ पे पी को इंट्रोड्यूस करके। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, उसको मैंने यहाँ पे डेरिवेशन नहीं दिखाया है कि यहाँ से आप यहाँ पर किस तरह से गए, ठीक है। देख लो कुछ कुछ मिल रहा होगा इक्वेशन, बस हमने यू को सॉरी थीटा को पी के टर्म्स में कुछ चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पे जो पी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जो पी का फॉर्मूला होता है, पी की जो इक्वेशन आती है वो ध्यान से देखो क्या आएगी। अगर ये फाइव है, ये फाइव है, तो पी इज इक्वल टू आर साइन फाइव। पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर साइन फाइव। इसको भी लिख के रख लो, अभी काम आएगा ये, ठीक है। एक चीज और लिख के रखो, क्या लिख के रखो? आप यहाँ पर जब थोड़ी सी मैथमेटिक्स और करोगे तो आपको समझ आएगा कि वहां पर जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कॉट फाई की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 1/r डी आर बाई डी थीटा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे, मैं थोड़ा सा इधर लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज पीडल फॉर्म मैंने बोल दिया। दूसरी चीज P इज इक्वल टू आर साइन फाइव। ये कहां से आया? इस वाले ट्राइंगल से, ये 90 डिग्री है। P इज इक्वल टू आर साइन फाइव। दूसरा, यहीं पे हम थोड़ी सी यहाँ पे खुद से रचनाएं करेंगे और वहां से इस इक्वेशन को निकालेंगे। कॉट फाइव इज इक्वल टू 1/r इंटू डी आर बाई डी थीटा। डी आर बाई, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, tan फाइव इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर, है ना, कोई अंतर तो है नहीं इसमें, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। सोच रहे हो कि आज ये क्या हो गया है, ये कुछ अलग ही मैथमेटिक्स में चल रहे हैं लोग। ये इस वजह से कर रहे हैं, थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ों में गहराई में घुसने के लिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप सीखते, जो चीज़ें बुक सिखा रही हो वहीं तक चीज़ें सीमित है, ऐसा नहीं है। उसके बियॉन्ड भी चीज़ें हैं और सरल भी हो सकता है कभी कभी। हम खुद से, जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था तो मैंने एक मेथड बनाया था इस इक्वेशन से सॉल्व करना। किसी भी हमारे पास एक पाथ दिया गया है, वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से निकाल सकते हैं लोग। फोर्स किस तरह से यहाँ से निकाल सकते हैं लोग, ठीक है। सोच रहे हो कि वाह ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। जरूरी नहीं कि हम यही से सॉल्व करें, पॉसिबल है यहाँ सॉल्व करें, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी, इन चीजों का यूज होगा, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ज्यादा तो नहीं हो रहा है, बोर तो नहीं हो रहा, समझ आ रही बातें? अगर कोई डाउट हो रहा हो, कुछ देखो यहाँ पे वही उन्हीं लोगों को मजा आएगी जो थोड़ा सा इंटरेस्टेड है चीज सीखने में, चीजें सीखना हो अगर आपको। वरना मैं सिंपल क्या करता, आपको ये इक्वेशन बताता, एक एग्जांपल करा देता, काम खत्म हो जाता। मेरे लिए भी आसान, आपके लिए भी आसान। लेकिन जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे थोड़ा सा, जब तक हम चीज़ों को अच्छे से नहीं सीखेंगे, तब तक फायदा क्या है सीखने का, है ना। किसी भी एग्जाम को सिर्फ टैकल करना और मतलब सिर्फ 2-4 फार्मूले रट के चले जाना, सिर्फ एग्जाम में आप ठीक है अच्छा परफॉर्म कर लोगे, हो जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, बट आप चीज़ें सीख नहीं पाओगे कभी लाइफ में। आप धीरे धीरे अंदर से खोखले होते चले जाओगे। सिर्फ ये ऊपरी ढांचा आपका अच्छा रहेगा, भीतर से सिर्फ आप एक खोखला कंकाल बन के रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। उसके अलावा ज्ञान जो है, चीज़ों का नॉलेज जो है, वही आपको एक बेस प्रोवाइड करता है, वही आपके अंदर की जो मूल शक्ति है उसका कारण है। ज़्यादा हो गया क्या? मतलब बेसिकली बात को समझना है, पॉइंट ऑफ व्यू मेरा क्या, ये समझना मेन इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों हम लोग चीज़ें सीखते हैं, क्यों हम लोग इतना सब कुछ इक्वेशंस कर रहे हैं। तो इसका फिजिकल लाइफ से क्या रिलेशन? यार चीजों को सीखना अंदर से एक कॉन्फिडेंस देता है जो कि हमारी फिजिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल लाइफ वहीं से चलती है। ये इक्वेशंस ही सोलर और अर्थ को आपस में बांधे हुए हैं। मजाक लग रहा होगा, सोच रहे होगे क्या तफरीह चल रही है क्लास में, सब कुछ नहीं है। समझो बातों को, ठीक है, उतारो इसको। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते रहना, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने जो इक्वेशंस लिखी उसको साइड में एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू माइनस एफ एम बाई एल स्क्वायर यू स्क्वायर। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सेंट्रल ऑर्बिट है। उसका पीडल फॉर्म क्या है हमारे पास? 1 बाई पी क्यूब इंटू डी पी बाई डी आर
इंटू डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस एफ एम बाई एल स्क्वायर इंटू क्या आया था, यहाँ पर यू स्क्वायर था, क्या था चेक करो एक बार, लेट मी चेक, नहीं बस इतना ही था, है ना, सिर्फ ये तो था, ओके, माइनस एफ एम बाई एल स्क्वायर, ठीक है। और क्या हमारे पास है, हमने देख लिया कि जो P है उसका फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या होता है, P इज इक्वल टू आर साइन फाई, ठीक है। और फाई को कैसे निकालते हैं, tan फाई या कॉट फाई इज इक्वल टू 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा। ये कुछ एक्सप्रेशन हमने देखे जिनका हम इस्तेमाल करेंगे और चीज़ों को आसानी से सॉल्व करने में हम ये मदद करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं, मान लो आपको एक पाथ दिया हुआ है, और आपसे बोला, देखो दो तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, इस तरह से टॉपिक से दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक आपको पाथ दिया होगा, उससे फोर्स रिलेशन पूछा होगा कि अगर बताओ इस तरह का पाथ है, ठीक है, ये पाथ का इक्वेशन है, तो बताओ कि वास्तविकता में वहां पर जो सेंट्रल फोर्स लग रहा होगा वो आर पे या यू पे किस तरह से डिपेंडेंट होगा। समझ आ रहा है ना, कि आपको पाथ दिया होगा, आर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया होगा, या आर एज अ फंक्शन कुछ भी दिया हो सकता है, आर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया है, वहां से फोर्स रिलेशन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, फोर्स रिलेशन, या इसका अपोजिट भी हो सकता है, फोर्स रिलेशन दिया होगा वहां से पाथ निकलवा लेगा। तो सबसे सिंपल तरीका, अगर आपको ये पाथ दिया गया है वहां से फोर्स रिलेशन निकालना है, तो उसका तरीका क्या होता है, सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। मान लो एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है कुछ इस तरह का, आर रेज टू पावर एन इज इक्वल टू समथिंग आर नॉट इंटू मान लो कॉस एन थीटा, या यहाँ पे सिंपल और कुछ चेंज कर लो, मान लो ए पावर एन इंटू कॉस एन थीटा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, और आपसे बोला जाए बताओ फोर्स आर पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है, या फोर्स रिलेशन क्या होगा। सबसे पहले करने का तरीका क्या, बुकिश मेथड में नहीं बता रहा हूँ, बुक में क्या होता है आपको इसको चेंज कराते हैं यू में, ठीक है, सिंपल सा मेथड होता है, वो भी मतलब थोड़ा सा मुझे लंबा लगता है, उसको चेंज कराते हैं यू में, फिर उसको यहाँ से डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर निकालते हैं, उसको यहाँ पे पुट करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा एक लंबी सी कैलकुलेशन होती है, वहां से आपको एफ निकालवा लेते हैं। वो मैं नहीं करा रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्यों, मतलब मुझे थोड़ा सा उल्टा लगता है, बट आप खुद करके देख सकते हो, ठीक है, होमवर्क में वो खुद करके देखना, वहां से सॉल्व करना, ठीक है। मैं आपको सिंपल पीडल फॉर्म से कराऊंगा। पीडल फॉर्म से करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसको आप चेंज करने का प्रयास करो, इसको चेंज करने का प्रयास में सिंपल आपको करना क्या पड़ेगा, लॉग लो दोनों तरफ, तो ln r रेज टू पावर n इज इक्वल टू ln a रेज टू पावर n प्लस ln cos n थीटा, करेक्ट है। ये n आगे आ जाएगा, ये भी n आगे आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दो इसको, क्या आ जाएगा यहाँ से n बाई आर डी आर बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई कॉस एन थीटा इंटू एन साइन थीटा, करेक्ट है, साइन एन थीटा, ठीक है। यहाँ से n ने n को मार दिया, ये क्या बन गया 1 बाई आर इंटू डी आर बाई डी थीटा, ध्यान से देखो कॉट फाई बन गया, कॉट फाई इज इक्वल टू माइनस टेन एन थीटा, करेक्ट है। क्या tan एन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉट फाई बाई 2 प्लस एन थीटा, करेक्ट है। यानी यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, यहाँ से फाई की वैल्यू आ गई पाई बाई 2 प्लस एन थीटा। हम जानते हैं कि p किस तरह से निकाला जाता है, p निकाला जाता है p इज इक्वल टू आर साइन फाई, यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, p इज इक्वल टू आर साइन 90 प्लस एन थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस एन थीटा, पाई बाई 2 प्लस साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यानी p की वैल्यू क्या आ गई आर कॉस एन थीटा, हमें निकालना क्या है पीडल फॉर्म में dp बाई डी आर कर दो, यहाँ से dp बाई डी आर क्या आ जाएगा, dp बाई डी आर आ जाएगा आपके पास cos n थीटा, ठीक है, cos n थीटा आ गया, dp बाई डी आर मिल गया। फिर क्या करना है 1 बाई पी क्यूब करना है, इसी में 1 बाई पी क्यूब करना है, तो 1 बाई पी क्यूब जब करेंगे तो 1 बाई पी क्यूब यानी आ जाएगा 1 बाई पी क्यूब dp बाई डी आर इज इक्वल टू पी क्यूब, इसका क्यूब करके नीचे डिवाइड करा दो, यानी cos n थीटा अपॉन आर क्यूब इंटू कॉस क्यूब एन थीटा, ठीक है। ये एक से दो कट गया, यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 1 बाई पी क्यूब इंटू डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू 1 बाई आर क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर एन थीटा, करेक्ट है। कॉस एन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आर पावर एन बाई ए पावर एन, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बाई आर क्यूब इंटू आर रेज टू पावर 2n अपॉन 2n ए पावर 2n, करेक्ट है।
इसकी वैल्यू किसके बराबर है, माइनस एफ एम बाई एल स्क्वायर। तो क्या किसके बराबर है, माइनस एफ एम बाई एल स्क्वायर। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, एफ की वैल्यू आ गई माइनस एल स्क्वायर बाई एम, माइनस एल स्क्वायर बाई एम इंटू ए रेस टू पावर 2n अपॉन आर रेस टू पावर 2n प्लस। दिस इज द फोर्स रिलेशन, दिस इज द फोर्स रिलेशन। कोई कंफ्यूजन, सिंपल 2-3 स्टेप में आपको ये करना होता है। यहाँ से डायरेक्ट हमने इसको लॉग लिया, डिफरेंशिएट किया, कॉट निकाला, वहां से फाई निकाला, फाई निकाल के हमने पी में रखा, पी को डिफरेंशिएट किया, 1/p³ का डिवाइड किया, सिंपल फोर्स रिलेशन मिल गया। सोच रहे हो ये मेथड तो काफी लंबा हो गया। आप जरा खुद एक काम करना, खुद एक काम करना, इस वाले मेथड से सवाल को करना। कराऊं क्या मैं? अगर ना हो तो बताना, मैं खुद करा के दिखाऊंगा इससे, ठीक है? इससे 2 गुना ना हुआ भाई साहब, इससे 2 गुने टाइम में ना हुआ तो बताना। और ये मेथड मैंने बनाया था कब, जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था। हमारे सिलेबस में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस था उसमें एक टॉपिक हुआ करता था डायनेमिक्स करके। डायनेमिक्स, एक था स्टैटिक्स, एक था डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में सर्कुलर ऑर्बिट जो चैप्टर था उसमें मैंने थोड़ी सी मैथमेटिक्स सीखी और उसको मैंने चेंज किया। सॉरी, फर्स्ट ईयर में था या सेकेंड ईयर में था? सेकेंड ईयर में था, यहाँ तक मुझे याद है, सेकेंड ईयर में था। और इसको मैंने रिलेट किया था हमारे एक टॉपिक से जो था टेंजेंट एंड नॉर्मल का टॉपिक था, ठीक है? उसको मैंने वहां से रिलेट किया और ये चीजें, ये जो चीजें थी, ये और ये मैंने यहां से रिलेट करी और थोड़ा सा उसमें है क्या है, वही तो है। ये पी क्या है, वही सेंट्रल ऑर्बिट के टेंजेंट पे ओरिजिन से परपेंडिकुलरली तो खींचा गया है, और ये उसी जो टेंजेंट है और वो रेडियस वेक्टर उसके बीच का एंगल ही तो है वो, और उसका आर के साथ में रिलेशन लिखा हुआ है। उसको यहां से मैंने इंटररिलेट कर दिया और बन गया एक आसान मेथड, ठीक है? अब उससे सॉल्व करके खुद देखना, ठीक है? ये होमवर्क में। अच्छा, आज जल्दी से थोड़ी सी बातें और करते हैं, फिर इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं, ठीक है? लास्ट बातें क्या करेंगे हम लोग, थोड़ी सी जो देखो भी क्या करते हैं, पहले इसको उतारो, ठीक है? अब मैं थोड़ी थोड़ी सी आपको ऊपर से कहानी समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअल में हमने अभी तक किया क्या है। वास्तविकता में एक बहुत बड़े से फोर्स का नाम है सेंट्रल फोर्स, ठीक है? कहानी की तरह सुनना है इसको। एक बहुत बड़े से फोर्स का नाम है सेंट्रल फोर्स, जिसका जो एक्सप्रेशन है दैट इज लाइक सम मैग्नीट्यूड ऑफ आर इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप, ठीक है? वो हमने सीखा, ओके। इसके कई प्रारूप हो सकते हैं, कई इसके फॉर्म हो सकते हैं। सेंट्रल फोर्स कई तरीके का हो सकता है। उसमें से हमने एक पर्टिकुलर टाइप देखा, इनवर्स स्क्वायर फोर्स, यानी जो k/r² के साथ में था, ठीक है? जरूरी नहीं कि सिर्फ ऐसा ही हो, बहुत अलग तरीके के फोर्स हो सकते हैं। तो उसके लिए जो जनरल तरीका होता है, जो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, वो हम लोगों ने सीखा कि d² u/d² प्लस u इज इक्वल टू माइनस fm/l² u², ये हमारे पास आया। इसका पर्टिकुलर टाइप मैंने आपको बताया, इनवर्स स्क्वायर फोर्स। उसके लिए सिर्फ इनवर्स स्क्वायर के लिए जो 3 पाथ बने, सिर्फ वो जो 3 पाथ थे वो सिर्फ इनवर्स स्क्वायर फोर्स के लिए हैं। ध्यान रखना, जो टोटल वृहत एक बहुत बड़ा सा ब्रांच है, उसमें तो बहुत सारे पाथ पॉसिबल है। जो मैंने अभी आपको दिखाया, एक पाथ r⁴n इज इक्वल टू a⁴n, ये भी तो एक पाथ है। हाँ, ये भी तो एक पाथ है। बहुत सारे पाथ बन सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो चुनिंदा पाथ होते हैं उनको हम लोग जनरली सीखते हैं। हमारे जो यूनिवर्स, जैसे हमारा जो अर्थ जो चक्कर लगा रही है, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ के अंतर्गत आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ही तो है। इस वजह से हम जनरली इनवर्स स्क्वायर लॉ को जनरलाइज कर देते हैं और उसके काफी चीजें सीखते हैं। उसका हम लोगों ने जो पाथ देखा वो आया r इज इक्वल टू r0 1 माइनस e cos थीटा, है ना? आप चाहो, अब एक काम कर सकते हो, यहाँ से आप यहाँ से इसको चेंज करोगे फिर से कैसे, जब भी मैंने आपको तरीका सिखाया उसमें वही पूरा लॉग वॉग लेके क्या करोगे, यहां से देखोगे कि इसका जो फोर्स रिलेशन आ रहा है, इसका जो फोर्स रिलेशन आ रहा है, क्या वो फिर से इनवर्स स्क्वायर आ रहा है? क्या वो k/r² समथिंग कुछ आ रहा है? यहां से चेक करोगे कैसे, लॉग लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे, फाई निकालोगे, समझ आ रहा है ना? फाई निकालोगे, उसको p इज इक्वल टू r sin फाई में रखोगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे, 1/p³ का डिवाइड कराओगे, देखोगे क्या ये आया। समझ गए? अच्छा, यहां से हमने ये देखा कि यहां पे 3 तरह के पाथ पॉसिबल हुए। इस पर्टिकुलर इक्वेशन से 3 तरह के पाथ पॉसिबल हुए। कौन कौन सा था हमारे पास? एलिप्स, ठीक है? दूसरा पैराबोला, क्या बोला? पैराबोला। फिर आपका हाइपरबोला, ठीक है? अगर हम पैराबोला की, सॉरी, एलिप्स की बात करें, जनरली हमारा जो सन और अर्थ सिस्टम है वो एलिप्स पे ही चलता है ना, एलिप्स एलिप्टिकल पाथ ही होता है उसका। अच्छा, ओके।
तो वास्तविकता में होता क्या है, इसके लिए जो ई की वैल्यू होती है इसेंट्रिसिटी वो हमारी लेस देन 1 होती है। अब देखो ध्यान से कि इलिप्टिकल पाथ कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का इलिप्टिकल पाथ होता है जहाँ पे ये हमारी होती है सेमी मेजर एक्सेस कैप ए और ये होती है हमारे पास सेमी माइनर एक्सेस बी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बी और ए में एक रिलेशन होता है कि b इज इक्वल टू ए अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, बी इज इक्वल टू ए अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको याद रखना है। ठीक है, काम की चीज़ है। ओके, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद रख लेंगे। यहाँ से देखो आर मैक्स कितना, ये जो ए है, ये जो ए है, क्या यही तो आर मैक्स है? देखो ध्यान से, आर मैक्स कितना आ रहा है? आर मैक्स का मतलब क्या है, वहाँ पे कॉस थीटा जो होगा, कॉस थीटा जो होगा, यहाँ पे आप कॉस थीटा को आप मिनिमम कर दोगे तभी तो आर मैक्स आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है। समझ लो, जब आप कॉस थीटा को -1 करोगे, सॉरी मैक्स निकालने के लिए इसको भी आप इसको आप करो मिनिमम, इसको नहीं, इसको आप मैक्सिमम करो, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस समथिंग है। ठीक है, जब आप इसको मैक्सिमम करोगे, जब आप इसको मैक्सिमम करोगे तो क्या आ जाएगा, आर नॉट अपॉन 1 माइनस ई। तो आर मिनिमम क्या आ जाएगा, उसको आप मैक्सिमम कर दो, इसको सॉरी इसको भी आप मिनिमम कर दो, क्या आ जाएगा, आर नॉट अपॉन 1 प्लस ई। इसका कभी कभी रेशियो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि बताओ आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम क्या आया, आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम कितना आ रहा है, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ध्यान से देखो तो आर मैक्स क्या है, आर मैक्स क्या है आपके पास, ए, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया, सुनना, यहाँ पे आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको बोलते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स लॉ क्या बोलता है कि जो भी हमारे पास सन और अर्थ का जो भी प्लैनेट्स हैं वो हमारे इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं और सन जो है वो उसके फोकस पर होगा, किसी एक फोकस पर होगा। ठीक है, तो अब वो ध्यान से देखो, अगर ये फोकस पर है तो हम यहाँ से आर को नापेंगे, जब यहाँ से आर को नापेंगे तो ये डिस्टेंस हो गई आर मैक्स, समझना ध्यान से, ये हो गई आर मैक्स और ये हो गई आर मिन। तो आर मैक्स क्या है, ये पूरी, और ये डिस्टेंस क्या होती है, ये डिस्टेंस जो वास्तविकता में होती है वो होती है A1 सॉरी ये होती है आपकी AE, तो ये होगा A प्लस AE यानी A1 प्लस E, A1 प्लस E। आर मैक्स जो होगा, आर मैक्स जो होगा वो होगा A1 प्लस E, और आर मिनिमम जो होगा ये वाला, उसको मैं और डिटेल में समझाता हूँ। देखो इधर ये इलिप्स होता है, ठीक है, ये फोकस होते हैं, यहाँ पर ये फोकस होते हैं। ठीक है, जो सेंटर से फोकस की डिस्टेंस होती है वो होती है AE, क्या होती है, AE। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एक चीज़ होती है, मतलब जब पढ़ते थे हमारे पास ज्योमेट्री वगैरह जब पढ़ते थे तो वहाँ पे आप ज्योमेट्री क्या, जब 12th में या 11th में आपने पढ़ा होगा इस तरह की चीज़, एलिप्स वगैरह। ठीक है, और ये टोटल होता है A। ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो A प्लस AE हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक देखो तो ये टोटल A था, ये AE निकालोगे A माइनस AE हो जाएगा। इस तरह से मैंने लिखा। तो आर मिनिमम क्या हो गया, ये मैंने छोटी छोटी चीजें इस तरह से बता रहा हूँ, कभी कभी आप छोटी चीजों में फंस जाते हो, मैंने बड़ी बड़ी चीज सिखा दी, छोटी छोटी नहीं सिखाऊंगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। ये होता है ओकेज, ठीक है, ये चीज समझ आ गई, ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, आर मैक्स पता चल गया, आर मिनिमम पता चल गया, इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, इलिप्स में ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, ओके। पैराबोला हाइपरबोला में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि जनरली जो चीज़ें गवर्न होती है वो यहाँ से गवर्न होती है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी केपलर्स लॉ पे बात कर लेते हैं। केपलर्स लॉ क्या बोलता है, केपलर्स फर्स्ट लॉ ये होता है, मैंने अभी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया कि जो सन होता है या जो हमारे पास सन और अर्थ का सिस्टम होता है, वो जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमेशा एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। अगर सन है, सॉरी अर्थ है, तो वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा, सन उसके फोकस पर होगा, किसी भी एक फोकस पर हो सकता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी। दूसरा लॉ क्या होता है, दूसरा लॉ होता है कि एरिया स्वेप्ट बाई अ प्लैनेट। मैंने आपको अभी दिखाया था जब पहली क्लास में, मैंने पिछली क्लास में आपको दिखाया था कि DA बाई dt ये आपका कांस्टेंट आया था, और किसके बराबर आया था, L/2m के बराबर। यही होता है आपका केपलर सेकेंड लॉ कि एरिया स्वेप्ट बाई अ प्लैनेट इन अ कांस्टेंट टाइम, इन अ यूनिट टाइम, ऐसे समझ लो, in the same time sweeps the same area, a planet sweeps same area in same time। ठीक है, ऐसे देखो, तो ये हमारे पास था। ठीक है, मान लो यहाँ पर सन था, तो ये इसने कुछ dt टाइम में ये एरिया स्वीप किया, तो इधर हो सकता है टाइम वही लेगा लेकिन यहाँ जल्दी मूव करेगा और ये एरिया स्वीप कर लेगा, वो एरिया L/2m ही आएगा।
ये होता है केपलर सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ केपलर सेकंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ क्या हो गया कि इक्वल एरिया स्वीप करता है इक्वल टाइम में, सिंपल इतनी बात, और उसका वैल्यू क्या होती है L/2m के बराबर। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? थर्ड लॉ क्या होता है? केपलर्स थर्ड लॉ होता है कि इसको जो टोटल टाइम लगता है, अब उसको मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, इसको जो यहाँ से यहाँ तक पूरा घूमने में टोटल टाइम लगता है, उसका स्क्वायर जो होता है, टी स्क्वायर जो होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ठीक है, और इसका जो एक्सप्रेशन आता है उसको मैं लिख देता हूँ, एक मिनट रुकना, इसको मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। जस्ट अ सेकेंड, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था क्या है एक्सप्रेशन इसका, m/k इंटू ए क्यूब, ये होता है इसका एक्सप्रेशन। 4 पाई स्क्वायर, सही है मैंने, हाँ ठीक है ओके। मतलब सिंपली आप इसको निकाल भी सकते हो, सिंपल मैंने टोटल एरिया लिखेंगे भाई, टोटल एरिया कितना होता है इसका, पाई ए बी टोटल एरिया होता है ना। और जो इसमें क्या करते हैं कि यूनिट टाइम में इसने कितना एरिया स्वीप किया है, da/dt, बस करना क्या है, पाई ए बी में da/dt को डिवाइड कराओ, सॉल्व करोगे, कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी वहां पे, उस फॉर्मूले का यूज होगा जो मैंने सिखाया था, E = √1 + 2EL² इसका थोड़ा सा यूज होगा, इसको यहाँ पर रखोगे, ये आ जाएगा, चाहो तो करके देख लेना, ठीक है, चाहो तो इसको करके देख लेना। तो ये था थोड़ा सेंट्रल फोर्स का, थोड़ा क्या मैंने काफ़ी हद तक चीज़ों को समझाने की कोशिश करी, मैंने काफ़ी हद तक चीज़ों को विजुअलाइज कराने की कोशिश करी है, और ये कोशिश करी कि आपको चीज़ें समझ आएँ वास्तविकता में, जो आप किताबी ज्ञान रट लेते हैं उससे परे मैंने चीज़ों को समझाने का प्रयास किया, वास्तविकता में कहाँ से किस तरह से चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और कहाँ से हम उनको आसान बना सकते हैं, कौन सा मेथड लगाना चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सी आसान हो जाए। अब कितने हद तक मैं सफल रहा हूँ ये बताना आपका काम है, ठीक है। लिख के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि टॉपिक समझ आया या नहीं आया। 2 क्लासेस मैंने कराई, पहली क्लास में जो था बेसिक चीज़ें कराई, इसमें थोड़ी सी और ऊपर की चीज़ें करा दी। आई होप चीज़ें समझ आ गई होंगी, कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब मिलेंगे अगली क्लास में, रोटेशनल मोशन शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।